नमस्कार। आज हम छठी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार के पाठ 7 जलाते चलो के प्रश्न उत्तर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को पूरा देखना है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट के वीडियोस मिल जाएंगे। इसके लिए आप प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आइए अब हम इस कविता से अपनी मित्रता को और घनिष्ठ बना लेते हैं। इसके लिए नीचे कुछ गतिविधियां दी गई हैं। हो सकता है कि इन्हें करने के लिए आप कविता को फिर से पढ़ने की आवश्यकता अनुभव करें। तो पहला प्रश्न, मेरी समझ से। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बात इस कविता में मुख्य रूप से कही गई है? भलाई के कार्य करते रहना, दीपावली के दीपक जलाना, बल्ब आदि जलाकर अंधकार दूर करना, या तिमिर मिलने तक नाव चलाते रहना। तो इन चारों ऑप्शंस में से हमारा जो सही उत्तर है वो है भलाई के कार्य करते रहना। तो इसके सामने हम क्या लगा देंगे? तारा का चिन्ह। अगला प्रश्न, जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। यह वाक्य किससे कहा गया है? तूफान से, मनुष्यों से, दीपकों से, या तिमिर से? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दीपकों से। ठीक है, तो इसके सामने भी हम तारा का चिन्ह लगा देंगे। अब अगला प्रश्न है प्रश्न ख। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो आइए देखते हैं इन दोनों उत्तरों को चुनने का कारण। कविता का मुख्य संदेश यह है कि हमें अच्छे कार्यों को बिना रुके करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। यहाँ दिए जलाना प्रतीकात्मक है, जो भलाई और उम्मीद का प्रतीक है। इसलिए सही उत्तर है भलाई के कार्य करते रहना। और अगले प्रश्न के उत्तर में हमने चुना था कि जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की चुनौती स्वीकार की थी। यह वाक्य किसके लिए कहा गया है? तो हमारा उत्तर था दीपकों के लिए। ठीक है ना, दीपक के लिए। तो ये उत्तर चुनने का कारण है, जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की चुनौती स्वीकार की थी वाक्य में दीपक से कहा जा रहा है। यह इस बात का प्रतीक है कि दीपक ने सबसे पहले अंधकार यानी तिमिर को चुनौती दी थी और उसके खिलाफ लड़ाई शुरू की। इसलिए यहाँ सही उत्तर है दीपकों से। हमारा अगला प्रश्न, मिलकर करें मिलान। कविता में से चुनकर कुछ शब्द यहाँ दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थों या संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो कौन से शब्द हैं वो? ये देखिए, शब्द है हमारे पास ये वाले और इनके अर्थ यहाँ पर दिए गए हैं। तो हमें सही शब्द को उसके सही अर्थ से मिलाना है। तो अमावस पहला शब्द है हमारे पास, अमावस। तो अमावस का अर्थ क्या होता है? अमावस्या, जिस रात आकाश में चंद्रमा दिखाई नहीं देता। तो इसका मिलान हम किससे करेंगे? इससे। ठीक है। अगला शब्द है पूर्णिमा। तो इसका मिलान हम किससे करेंगे? इससे। पूर्णिमा क्या होता है? पूर्णमासी, वह तिथि जिस रात चंद्रमा पूरा दिखाई देता है। विद्युत दिए, विद्युत दिए का मिलान करेंगे इससे। विद्युत दिए अर्थात बिजली से जलने वाले दीपक, बल्ब आदि उपकरण। ठीक है। अगला शब्द है युग। युग का अर्थ क्या है? समय, काल, युग संख्या में 4 माने गए हैं। सतयुग, सत्ययुग यानी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो युग का सही मिलान होगा इससे। अब अगला प्रश्न है हमारा पंक्तियों पर चर्चा। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो पंक्तियां क्या हैं? दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही और चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लो दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा।
तो आइए देखते हैं इन पंक्तियों का क्या अर्थ है। इस कविता में, इन पंक्तियों में निरंतर संघर्ष और आशा का संदेश दिया गया है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, अगर कोई एक व्यक्ति भी सत्य और प्रकाश का मार्ग बनाए रखता है तो अंधकार का अंत होना निश्चित है। अगला प्रश्न सोच विचार के लिए। कविता को एक बार फिर से पढ़िए और पता लगाइए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न क्या है? कविता में अंधेरे या तिमिर के लिए किन वस्तुओं के उदाहरण दिए गए हैं? तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। कविता में अंधेरे या तिमिर के लिए अमावस की निशा, तिमिर की शीला और अंधेरा जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये सभी वस्तुएं या स्थितियां अंधेरे का प्रतीक हैं। ठीक है। और अगला प्रश्न है हमारे पास, यह कविता आशा और उत्साह जगाने वाली कविता है। इसमें क्या आशा की गई है और यह आशा क्यों की गई है? तो इसका उत्तर है, कविता में आशा की गई है एक दिन स्नेह और प्रेम के दीप जलाने से धरती का अंधेरा अवश्य मिटेगा। इस आशा को इसलिए व्यक्त किया गया है क्योंकि स्नेह और प्रेम की शक्ति से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। जैसे जैसे लोग अपने भीतर के प्रेम को जगाएंगे और उसे फैलाएंगे, वैसे वैसे संसार में व्याप्त अंधकार जो है वो मिटता जाएगा और एक नई रोशनी का उदय होगा। और प्रश्न ग है हमारे पास, कविता में किसे जलाने और किसे बुझाने की बात कही गई है? तो उत्तर है, कविता में स्नेह भरे दिए जलाने की बात कही गई है जिससे धरती का अंधेरा मिट सके। वहीं बिना स्नेह विद्युत दिए को बुझाने की बात कही गई है क्योंकि उनसे सही दिशा नहीं मिल सकती। कविता का संदेश यही है कि सच्ची रोशनी वही है जो स्नेह और प्रेम से जलती है। तो कविता में किसे जलाने की बात की गई है? स्नेह भरे दिए को जलाने की बात की गई है। और बिना स्नेह के विद्युत दिए होते हैं, बिजली से चलने वाले जो दिए होते हैं, उन्हें बुझाने की बात की गई है, कही गई है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, कविता की रचना। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। इन पंक्तियों को अपने शिक्षक के साथ मिलकर लय सहित गाने या बोलने का प्रयास कीजिए। आप हाथों से ताल भी दे सकते हैं। दोनों पंक्तियों को गाने या बोलने में समान समय लगा या अलग अलग। आपने अवश्य ही अनुभव किया होगा कि इन पंक्तियों को बोलने या गाने में लगभग एक समान समय लगता है। केवल इन दो पंक्तियों को ही नहीं, इस कविता की जो प्रत्येक पंक्ति है उसे गाने में या बोलने में लगभग समान समय लगता है, इक्वल टाइम लगता है। ठीक है। इस विशेषता के कारण यह कविता और अधिक प्रभावशाली हो गई है। आप ध्यान देंगे तो इस कविता में आपको और भी अनेक विशेष बातें दिखाई देंगी। जैसे इस कविता को एक बार फिर से पढ़िए और अपने अपने समूह में मिलकर इस कविता की विशेषताओं की सूची बनाइए। जैसे इस कविता की पंक्तियों को 2-4-2-4 के क्रम में बांटा गया है कि पहले 2 लाइन में पंक्तियां दी गई हैं, फिर 4 लाइन में, फिर 2 लाइन में, फिर 4 लाइन में। इस तरह से इसके क्रम को बांटा गया है। तो ये इसकी एक विशेषता इन्होंने बता दी। तो और कौन कौन सी विशेषताएं हैं इस कविता में? तो इसका उत्तर है, कविता की विशेषताएं, पंक्तियां क्या है? सममात्रिक हैं, यानी उनकी लय समान है। सममात्रिक यानी समान मात्रा की। ठीक है। इसमें विरोधाभास का उपयोग किया गया है, जैसे अमावस बने पूर्णिमा सी। विरोधाभास का क्या अर्थ होता है? विरोधाभास का अर्थ होता है विरोध का आभास हो, यानी कि जिसमें विरोध का वर्णन होते हुए भी विरोध का आभास हो। ठीक है। जैसे उदाहरण दिया गया, अमावस बने पूर्णिमा सी। अगली विशेषता क्या है कि इसमें प्रतीकों का सुंदर प्रयोग किया गया है, जैसे दीप, अंधकार, निशा। अगला प्रश्न है,
अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। अभी जो हमने ऊपर प्रश्न किया, हमने जो ये विशेषताएं लिखी हैं, अब आपने ये विशेषताएं लिखी हैं, इनकी सूची बनाई है। अब आपको इसी सूची को, इन्हीं विशेषताओं को अपनी कक्षा में सबके साथ क्या करना है, साझा करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी सेम वही वाला होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है मिलान। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में कुछ पंक्तियां दी गई हैं। मिलते जुलते भाव वाली पंक्तियों को रेखा खींचकर जोड़िए। तो ये रहा हमारा स्तंभ 1, स्तंभ 2। ठीक है। कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। पहली पंक्ति क्या है, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। तो इसको किससे मिलाएंगे हम, कि विश्व की समस्याओं से एक ना एक दिन छुटकारा अवश्य मिलेगा। तो इसको इससे मिलान कर देंगे। ठीक है। अगला है जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर। तो इसका क्या अर्थ हो सकता है, कि दूसरों के सुख चैन के लिए प्रयास करते रहिए। तो इसको इससे मिला देंगे। ठीक है। पहले का हो गया ये और दूसरे का हो गया ये। अब अगला है, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही है अमावस निशा सी। कि विश्व में सुख शांति कम क्यों होती जा रही है। ठीक है। अगली पंक्ति है, बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे हों जो, बुझाओ इन्हें यूं ना पथ मिल सकेगा। तो इसका अर्थ है कि विश्व की भलाई का ध्यान रखे बिना प्रगति करने से कोई लाभ नहीं होगा। तो इसका मिलान इससे कर देंगे। ठीक है। तो इस तरह से आपने मिलान करना है। ठीक है। अगला प्रश्न, अनुमान या कल्पना से। अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही और चलती रहेगी। दीपक और तूफान की यह कौन सी कहानी हो सकती है जो सदा से चली आ रही है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। दीपक और तूफान की कहानी संघर्ष की कहानी है, जहां सत्य और अच्छाई का मार्ग हमेशा कठिन होता है। दीपक का जलना सच्चाई और तूफान चुनौतियों का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, जली जो प्रथम बार लो दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। दीपक की यह सोने जैसी लो क्या हो सकती है जो अनगिनत सालों से जल रही है। तो इसका उत्तर है, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी से तात्पर्य है कि सत्य की ज्योति हमेशा चमकती रहेगी, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। अगला प्रश्न, शब्दों के रूप। कि जिससे अमावस बने पूर्णिमा सी। अमावस का अर्थ है अमावस्या। इन दोनों शब्दों का अर्थ तो समान है, लेकिन इनके लिखने बोलने में थोड़ा सा अंतर है। ऐसे ही कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, इनसे मिलते जुलते दूसरे शब्द कविता से खोजकर लिखिए। ऐसे ही कुछ अन्य शब्द आपस में चर्चा करके खोजिए और लिखिए। तो हमें शब्द दिए गए हैं, दिया, उजेला, अनगिन। ये 3 हमें शब्द दिए गए हैं, तो हमें इनसे मिलता जुलता भी लिखना है और यहाँ पर 3 हमें और लिखने हैं जो खुद से बनाने हैं हमें। ठीक है। तो दिया का क्या हो सकता है, दिया दीप, उजेला उजाला, अनगिन अनगिनत, और 3 हमने जो खुद से बनाए हैं, धरा धरती, दिवस दिन, अंधेरा अंधकार। ठीक है। तो उन्हें आपको यहाँ पर लिखना है। ये जो 3 अलग से हमने बनाए हैं, ये तो हमें इस पाठ में ही दिए गए हैं 3 शब्द, दिया, उजेला और अनगिन। बाकी ये 3 जो है वो हमने खुद से बनाए हैं। तो यहाँ पर जो खाली जगह आपके पास दी गई है, आपको यहाँ पर उन्हें लिखना है। अगला प्रश्न है, अर्थ की बात। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर। इस पंक्ति में चलो के स्थान पर रहो शब्द रखकर पढ़िए। इस शब्द के बदलने से पंक्ति के अर्थ में क्या अंतर आ रहा है, अपने समूह में चर्चा कीजिए। यदि हम जलाते चलो के स्थान पर जलाते रहो शब्द रख दें यहाँ पर चलो के स्थान पर, तो पंक्ति का जो अर्थ है उसमें क्या अंतर आएगा, ये हमें बताना है। तो देखते हैं इस प्रश्न का क्या उत्तर है। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर।
इस पंक्ति में चलो के स्थान पर रहो शब्द रखने से निरंतरता का अर्थ बदल जाएगा। चलो में एक गतिशीलता है, ठीक है, गतिशीलता है, जबकि रहो में स्थायित्व का भाव है। गतिशीलता यानी कि यदि हम जलाते चलो कहते हैं तो कहने का अर्थ है कि ये कार्य चलता रहना चाहिए, है ना, यानी गतिशील, निरंतर चलते रहना चाहिए ये कार्य। लेकिन यदि वहाँ पर हम रहो शब्द रख देते हैं तो रहो शब्द रखने से जलाते रहो, यहाँ पर स्थायित्व का भाव आता है, यानी कि स्थायी होने का भाव, कि वहीं पर रुक गए हैं हम, ठीक है, स्थायी हो गए हैं। प्रश्न ख, कविता में प्रत्येक शब्द का अपना विशेष महत्व होता है। यदि वे शब्द बदल दिए जाएं तो कविता का अर्थ भी बदल सकता है और उसकी सुंदरता में भी अंतर आ सकता है। नीचे कुछ पंक्तियां दी गई हैं। पंक्तियों के सामने लगभग समान अर्थों वाले कुछ शब्द दिए गए हैं। आप उनमें से वह शब्द चुनिए जो उस पंक्ति में सबसे उपयुक्त रहेगा, सही रहेगा, ठीक है। तो क्या है वो पंक्तियां? बहाते चलो डैश तुम वह निरंतर। तो इन तीनों में से नया, नाव, नौका, तो कौन सा शब्द यहाँ पर सही रहेगा? बहाते चलो नाव तुम यह वह निरंतर, कभी तो तिमिर का डैश मिलेगा, तट, तीर या किनारा, किनारा मिलेगा, ठीक है। अगली पंक्ति है, रहेगा डैश पर दिया एक भी यदि, धरा, धरती, भूमि। तो इन तीनों में से क्या आएगा? रहेगा धरा पर, रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को डैश मिलेगा, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। जला दीप पहला तुम्ही ने, डैश की, अंधकार, तिमिर या अंधेरे, तिमिर की। तीनों का ही अर्थ लगभग समान है, लगभग नहीं, समान ही है तीनों का। जला दीप पहला तुम्ही ने, तिमिर की, चुनौती डैश बार स्वीकार की थी, प्रथम, अव्वल, पहली। तो प्रथम आएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है प्रतीक। कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। निशा का अर्थ है रात और सवेरा का अर्थ है सुबह। आपने अनुभव किया होगा कि कविता में इन दोनों शब्दों का प्रयोग रात और सुबह के लिए नहीं किया गया है। अपने समूह में चर्चा करके पता लगाइए कि निशा और सवेरा का इस कविता में क्या क्या अर्थ हो सकता है। जैसे निशा से जुड़ा है अंधेरा और सवेरे से जुड़ा है उजाला। तो निशा जो है वो अंधकार और समस्याओं का प्रतीक है, ठीक है, और जबकि सवेरा क्या है? उजाले और समाधान का प्रतीक है। प्रश्न ख, कविता में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। अपने समूह में मिलकर इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें उपयुक्त स्थान पर लिखिए। तो शब्द क्या है हमारे पास? दिया, अंधेरा, अमावस, पूर्णिमा, दिवस, तिमिर, नाव, किनारा, शिला, ज्योति, उजेला, तूफान, लो, स्वर्ण, जलना, बुझना। तो अब हमें क्या करना है? यहाँ पर दिया गया है सवेरा और उसके नीचे दिया गया है निशा। तो सवेरा यानी उजाले का प्रतीक और निशा यानी कि अंधकार का प्रतीक। तो अब हमें इन शब्दों में से छांटने हैं कि कौन से सवेरा के अंतर्गत आएंगे और कौन से निशा के। तो पहला शब्द है दिया, दिए। तो दिए किस में आ सकता है? सवेरा में, क्योंकि दिया जलेगा तो उजाला होगा। अंधेरा निशा में, यहाँ पर लिखते जाएंगे हम। अमावस अंधेरा, पूर्णिमा, पूर्णिमा सवेरा के अंतर्गत आएगा। दिवस, दिवस भी यानी दिन, दिन के समय भी क्या होता है? उजाला होता है, रोशनी होती है। इसके अलावा सवेरा में कौन से आ सकते हैं? जलना, जलना आ सकता है, ठीक है। उजेला,
यानी उजाला। और क्या आ सकता है? लो, स्वर्ण यानी सोने के समान, और ज्योति। तो ये सभी शब्द जो हैं सवेरा के अंतर्गत हमने लिख दिए, और जो बाकी के शब्द हैं वो हम निशा के अंतर्गत लिखेंगे। ठीक है, तिमिर, नाव, किनारा, शिला, तूफान, बुझना। ठीक है, उन्हें भी यहाँ लिख देंगे। जैसे कविता में भी हमने पढ़ा था, तिमिर की शिला, तिमिर का किनारा, है ना। तो ये सभी शब्द यानी कि अंधकार के लिए प्रयोग में आए थे। और क्या है? तूफान, और बुझना। जब दीपक बुझ जाएगा तो अंधकार छा जाएगा चारों ओर, तो इसलिए ये शब्द निशा के अंतर्गत सही रहेंगे। अगला प्रश्न पंक्ति से पंक्ति। जला दीप पहला तुम्ही ने, तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। कविता की इस पंक्ति को वाक्य के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। ये जो पंक्ति हमें दी गई है इसे वाक्य के रूप में लिखा गया है कि तुम्ही ने पहला दीप जला, तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। वाक्य खत्म हो गया हमारा। ठीक है, अब नीचे दी गई पंक्तियों को इसी प्रकार वाक्यों के रूप में लिखिए। अब हमें जो ये पंक्तियां दी गई हैं, ये जो काले अक्षरों में आप देख रहे हैं, ये हमें पंक्तियां दी गई हैं, इन्हें भी हमें वाक्य के रूप में लिखना है। तो पहली पंक्ति है, बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर। तो इसे वाक्य के रूप में इस तरह से लिखेंगे, तुम वह नाव निरंतर बहाते चलो। अगली पंक्ति है, जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर। तो इसे वाक्य के रूप में इस तरह से लिखेंगे, तुम ये दिए स्नेह भर भर जलाते चलो। अगली पंक्ति, बुझाओ इन्हें यूं ना पथ मिल सकेगा, कि इन्हें बुझाओ यूं पथ नहीं मिल सकेगा। और अगली पंक्ति है, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही है अमावस निशासी। तो इसे वाक्य के रूप में इस तरह से लिखेंगे, मगर आज विश्व पर दिन में ही क्यों अमावस जैसी निशा घिर रही है। अगला प्रश्न, सा सी से का प्रयोग। ठीक है, घिरी आ रही है अमावस निशा सी, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। अब इन पंक्तियों में कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची गई है, जैसे निशा सी, स्वर्ण सी। इनमें सी शब्द पर ध्यान दीजिए। यहाँ सी शब्द समानता दिखाने के लिए प्रयोग में किया गया है, समानता दिखाने के लिए, यानी निशा के समान, स्वर्ण के समान। ठीक है, स्वर्ण सी यानी स्वर्ण के समान, निशा सी यानी निशा के समान यानी रात्रि के समान, और स्वर्ण सी यानी सोने के समान। तो समानता दिखाई गई है। और सा सी से का प्रयोग जब समानता दिखाने के लिए किया जाता है तो इनसे पहले योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सी से पहले योजक चिन्ह ये लगा हुआ है, इसमें भी यहाँ पर। अब आप भी विभिन्न शब्दों के साथ सा सी से का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से 5 वाक्य अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो आपको खुद से 5 वाक्य बनाने हैं। उदाहरण मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से बनाने हैं। तो आप उन वाक्यों के अलावा अपनी कल्पना से और वाक्य बनाएंगे। ठीक है, तो पहला वाक्य है हमारा, वह चांदनी सी सफेद थी, यानी चांदनी के समान। उसने पहाड़ सा हौसला दिखाया, यानी पहाड़ जैसा, पहाड़ के समान। उसकी आवाज शहद सी मीठी थी, यानी उसकी आवाज शहद सी यानी शहद के समान, जैसे शहद मीठा होता है वैसे मीठी थी आवाज। वह आकाश सा ऊंचा सोचता है, उसकी आंखें सागर सी गहरी हैं। तो सभी वाक्यों में सा सी से का प्रयोग किया गया है। तो आपने ऐसे ही और 5 वाक्य अपनी तरफ से अपनी कल्पना के आधार पर बनाने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, आपकी बात।
रहेगा धरा पर यद दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। यदि हर व्यक्ति अपना कर्तव्य समझ ले और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करे तो पूरी दुनिया सुंदर बन जाएगी। आप भी दूसरों के लिए प्रतिदिन बहुत से अच्छे कार्य करते होंगे। अपने उन कार्यों के बारे में बताइए। मेरी कक्षा में मेरा एक सहपाठी है जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए मैं उसे कॉपियाँ, पेन आदि देकर उसकी सहायता कर देता हूँ। तो आपको यहाँ पर अपनी कोई अच्छा कार्य लिखना है जो आप दूसरों के लिए करते हैं। मैंने आपको उदाहरण यहाँ पर बता दिया, इस तरह से आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, इस कविता में निराश ना होने, चुनौतियों का सामना करने और सबके सुख के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया है। यदि आपको अपने किसी मित्र को निराश ना होने के लिए प्रेरित करना हो तो आप क्या करेंगे, क्या कहेंगे, अपने समूह में बताइए। तो इसका उत्तर है, यदि मुझे किसी मित्र को प्रेरित करना हो तो मैं उसे उसकी अच्छाइयों की याद दिलाऊंगा, कि मैं उसे बताऊंगा, उसे प्रेरित करूंगा कि तुम्हारे अंदर क्या क्या अच्छे गुण हैं, और उसे याद दिलाऊंगा कि वह कठिन समय से भी गुजर चुका है, यानी कि उसके जीवन में कठिन समय आया था और वो उस कठिन समय को पार कर चुका है। तो आप भी अपने दोस्त को निराश ना होने पर, कि वो निराश ना हो किसी भी मुश्किल घड़ी में, उसके लिए किस तरह से आप उसे प्रेरित करेंगे, आपको इस प्रश्न के उत्तर में यही लिखना है। ठीक है। और अगला प्रश्न है, क्या आपको कभी किसी ने कोई कार्य करने के लिए प्रेरित किया है? कब, कैसे, उस घटना के बारे में बताइए। तो उत्तर है, मुझे एक बार किसी ने पढ़ाई के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित किया था। जब मैं परीक्षा के लिए तैयारी में रुचि नहीं ले रहा था, इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं था, उन्होंने मुझे मेरी क्षमताओं का एहसास कराया कि मेरे अंदर कितनी क्षमता है, और परिणाम स्वरूप मैंने मेहनत शुरू कर दी। और उनकी ये बातें सुनकर क्या नतीजा निकला कि मैंने मेहनत शुरू कर दी। अगला प्रश्न है, अमावस्या और पूर्णिमा। भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह, कि जिससे अमावस बने पूर्णिमा सी। आप अमावस्या और पूर्णिमा के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि अमावस्या और पूर्णिमा के होने का क्या कारण है? तो आइए जानते हैं इसके पीछे का कारण। अमावस्या और पूर्णिमा का कारण पृथ्वी की छाया है, जो सूर्य की रोशनी को चंद्रमा तक पहुंचने से रोकती है। इसके कारण चंद्रमा का आकार जो है वो घटता बढ़ता प्रतीत होता है। आप आकाश में रात को चंद्रमा अवश्य देखते होंगे। क्या चंद्रमा प्रतिदिन एक सा दिखाई देता है? नहीं, चंद्रमा घटता बढ़ता दिखाई देता है। आइए जानते हैं कि ऐसा कैसे होता है। आप जानते ही हैं कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है, यानी कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, जबकि पृथ्वी सूर्य की, और जो पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा करती है। आप यह भी जानते हैं कि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, अपनी कोई रोशनी नहीं होती, वह सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। लेकिन पृथ्वी के कारण सूर्य के कुछ प्रकाश को चंद्रमा तक जाने में रुकावट आ जाती है, बाधा आ जाती है। इससे पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जो प्रतिदिन घटती बढ़ती रहती है। सूरज का जो प्रकाश बिना रुकावट चंद्रमा तक पहुंच जाता है, उसी से चंद्रमा चमकदार दिखता है। इसी छाया और उजले भाग की आकृति में आने वाले परिवर्तन को चंद्रमा की कला कहते हैं। कहने का अर्थ है कि इसी छाया और उजले भाग की आकृति, उसके आकार में आने वाले परिवर्तन को, जो भी बदलाव आता है, उसे हम क्या कहते हैं? चंद्रमा की कला कहते हैं। चंद्रमा की कला धीरे धीरे बढ़ती रहती है और पूर्णिमा की रात चंद्रमा पूरा दिखने लगता है। इसके बाद कला धीरे धीरे घटती रहती है और अमावस्या वाली रात चांद दिखाई नहीं देता। चंद्रमा की कलाओं के घटने के दिनों को कृष्ण पक्ष कहते हैं। ठीक है, चंद्रमा की जो कलाएं हैं उनके घटने के दिनों को क्या कहते हैं? कृष्ण पक्ष कहते हैं। कृष्ण शब्द का एक अर्थ काला भी है। और इसी प्रकार चंद्रमा की कलाओं के बढ़ने के दिनों को शुक्ल पक्ष कहते हैं। ठीक है, चंद्रमा की कलाओं के बढ़ने के दिनों को
शुक्ल पक्ष कहते हैं। शुक्ल शब्द का एक अर्थ उजला भी है। अब इस चित्र को देखिए, यहाँ पर ये पूर्णिमा दिया गया है, यानी कि जिस दिन चांद जो है वो पूरा दिखाई दे रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो है चंद्रमा जो है, चंद्रमा का जो आकार है वो घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, कृष्ण पक्ष, यानी चंद्रमा की कलाओं के घटते दिनों को क्या कहेंगे हम, कृष्ण पक्ष। जो अभी हमने यहाँ पर पढ़ा है कि चंद्रमा की कलाओं के घटने के दिनों को कृष्ण पक्ष कहेंगे। और फिर जब चंद्रमा घटता घटता यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या है, अमावस्या, जिस दिन की चांद जो है वो दिखाई नहीं देता। और फिर अमावस्या के बाद दोबारा से चंद्रमा की कलाओं के अब बढ़ते दिन आ गए हैं, ठीक है। बढ़ते हुए दिनों को अब क्या कहेंगे हम, शुक्ल पक्ष कहेंगे। चंद्रमा की कलाओं के बढ़ते हुए दिनों को शुक्ल पक्ष और घटते हुए दिनों को कृष्ण पक्ष कहेंगे। अब नीचे दिए गए चित्र में अमावस्या, पूर्णिमा, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को पहचानिए और ये नाम उपयुक्त स्थानों पर लिखिए। यदि पहचानने में कठिनाई हो तो आप अपने शिक्षक, परिजनों या इंटरनेट की सहायता भी ले सकते हैं। तो अब इस चित्र को ध्यान से देखिए और इस पर विचार कीजिए। अब देखिए, यहाँ पर हमें जो है चंद्रमा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है ना। चंद्रमा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब चंद्रमा जो है वो बिल्कुल दिखाई ना दे तो वो क्या होता है, अमावस्या की रात, ठीक है। अब देखिए, ये हो गया अमावस्या। अब ये क्या है, चंद्रमा के बढ़ते दिन, ठीक है। यहाँ पे देखिए बढ़ता जा रहा है, चंद्रमा बढ़ता जा रहा है। तो ये क्या हुआ, चंद्रमा की कलाओं के बढ़ते हुए दिनों को हम क्या कहते हैं, शुक्ल पक्ष, ठीक है। ये हो गए शुक्ल पक्ष। और यहाँ पर हमें चंद्रमा जो है वो पूरा दिखाई दे रहा है ना। चंद्रमा क्या है, वो पूरा दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया हमारा पूर्णमासी, यानी पूर्णिमा, ठीक है। और अब देखिए, अब चंद्रमा की कलाओं को देखिए, चंद्रमा की कलाओं के अब घटते दिन, अब चंद्रमा जो है वो घटना शुरू हो गया है ना। तो ये क्या है, चंद्रमा की कलाओं का ये कृष्ण पक्ष है। यहाँ पर जो चंद्रमा की कलाओं का ये जो घटते हुए दिन है वो क्या है, कृष्ण पक्ष। बढ़ते हुए दिन शुक्ल पक्ष और घटते हुए दिन कृष्ण पक्ष। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, तिथि पत्र। आपने तिथि पत्र कैलेंडर अवश्य देखा होगा। इसमें साल के सभी महीनों की तिथियों की जानकारी दी जाती है। नीचे तिथि पत्र को एक महीने का पृष्ठ दिया गया है, तिथि पत्र के एक महीने का। इसे ध्यान से देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये हमारे पास जनवरी 2023 का कैलेंडर है, ठीक है। तो इसमें कितने दिन है, 31 दिन है, ठीक है। और यहाँ पर तिथियों के नाम भी लिखे हुए हैं, जैसे दशमी शुक्ल, एकादशी शुक्ल, ठीक है। तो अब हम देखते हैं प्रश्न। दिए गए महीने में कुल कितने दिन हैं। तो कितने दिन हैं इसमें, जनवरी महीने में 31। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 31 दिन। अगला प्रश्न बन रहा है, पूर्णिमा और अमावस्या किस दिनांक और वार को पड़ रही है। दिनांक यानी डेट और वार यानी कि डे। तो पूर्णिमा पड़ रही है 6 जनवरी को और दिन है शुक्रवार। और अमावस्या पड़ रही है 21 जनवरी को और दिन है शनिवार, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 6 जनवरी पूर्णिमा, पूर्णिमा पड़ रही है 6 जनवरी दिन शुक्रवार को और अमावस्या पड़ रही है 21 जनवरी दिन शनिवार को। कृष्ण पक्ष की सप्तमी और शुक्ल पक्ष की सप्तमी में कितने दिनों का अंतर है। ये देखिए, ये है कृष्ण पक्ष की सप्तमी और ये है शुक्ल पक्ष की सप्तमी। तो इसके मध्य में कितने दिन है, अगर आप काउंट करके देखेंगे तो 14 दिनों का अंतर आएगा। 14 दूनी 28, यानी कि 14 दिनों का अंतर है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 14 दिन। अगला प्रश्न है, इस महीने में कृष्ण पक्ष में कुल कितने दिन हैं। अब कृष्ण पक्ष के दिन कहाँ से शुरू है, यहाँ से शुरू है और यहाँ अमावस्या पर ये खत्म है।
तो अगर आप इनको काउंट करके देखेंगे तो ये 15 दिन बन रहे हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है वसंत पंचमी की तिथि बताइए। तो वसंत पंचमी किस दिन पड़ रही है हमारी? 26 जनवरी को। तो यहाँ पर आप 26 जनवरी लिख देंगे। यहाँ पर उन सभी प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं कि दिए गए महीने में कुल कितने दिन हैं? 31 दिन। पूर्णिमा और अमावस्या किस दिनांक और वार को पड़ रही है? पूर्णिमा पड़ रही है 6 जनवरी को शुक्रवार को, और अमावस्या 21 जनवरी को शनिवार को। फिर है कृष्ण पक्ष की सप्तमी और शुक्ल पक्ष की सप्तमी में कितने दिनों का अंतर है? 14 दिनों का अंतर है। ठीक है। इस महीने में कृष्ण पक्ष में कुल कितने दिन है? 15 दिन, कुल 15 दिन। और वसंत पंचमी की तिथि क्या है? 26 जनवरी। अगला प्रश्न आज की पहेली। समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिन तुम्हारे पवन ने बुझाए। पवन शब्द का अर्थ है हवा। नीचे एक अक्षर जाल दिया गया है, इसमें पवन के लिए उपयोग किए जाने वाले अलग अलग नाम या शब्द छिपे हैं। आपको उन्हें खोजकर उन पर घेरा बनाना है, जैसे एक हमने पहले से बना दिया है। देखते हैं आप कितने सही नाम या शब्द खोज पाते हैं। तो ये रहा शब्द जाल। इसमें पवन का समानार्थी शब्द एक दिया गया है, हवा। ठीक है। तो हमें बाकी ढूंढने हैं। तो जैसे यहाँ पर बन रहा है अनिल, समीर, वायु, मारुत, पवन और वात। ठीक है। तो ये सभी क्या हैं? पवन के लिए उपयोग किए जाने वाले शब्द। अगला प्रश्न खोजबीन के लिए कविता संबंधित कुछ रचनाएं दी गई हैं। इन्हें पुस्तक में दिए गए QR कोड की सहायता से पढ़ें, देखें व समझें। तो कौन कौन सी रचनाएं हैं? हम सब सुमन, एक उपवन के बड़े चलो, रोज बदलता कैसे चांद भाग 1 और रोज बदलता कैसे चांद भाग 2। तो पाठ के शुरू में जो सबसे ऊपर QR कोड दिया गया है, आपको उस कोड की सहायता से इन सभी रचनाओं को पढ़ना है और समझना है। आशा करती हूँ आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।